लास्ट क्लास में देखो थ्योरम्स तो कर ली थी हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और एक डेरिवेशन भी की थी रॉड की। तो आज भी कुछ डेरिवेशंस करेंगे। स्टेप्स मैंने एक बार रिमाइंडर के लिए लिया है कि जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना होता है 3 स्टेप्स हमारे फॉलो होने चाहिए। पहला स्टेप, उसमें से एक एलिमेंट होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो आप एलिमेंट चूज करेंगे उसको कैसे डिसाइड करना है, आज के लेक्चर्स में ये देखना होगा। तो जो भी आप एलिमेंट चूज करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पहले से पता हो, मतलब उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलरेडी नोन टू यू, पहले से एडवांस में पता होगा तभी आगे कर पाएंगे। और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने दो ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हैं, एक पार्टिकल्स के लिए जिसको m इंटू आर स्क्वायर के फॉर्मूले से पढ़ा था, और एक रॉड के केसेस में, थिन वायर्स के केसेस में ml स्क्वायर बाई 12। इसके अलावा फिलहाल अभी हमारे नॉलेज में और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पहले से जानते हो। जैसे जैसे डेरिवेशंस होती चली जाएंगी हमारी नॉलेज एनहेंस होती चली जाएगी, तो हमें एलिमेंट चूज करने के ऑप्शंस मिलते चले जाएंगे। बट अभी मेरे पास ऑप्शन दो ही है कि या तो वो एलिमेंट एक पार्टिकल लेंगे या वो एलिमेंट एक रॉड लेंगे, बिकॉज इन दो के ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं हम लोग। ग्रेजुअली नॉलेज बढ़ेगी, एलिमेंट की चॉइसेस बढ़ जाएंगी हमारी, फिर आप करोगे। तो सबसे पहले एक एलिमेंट चूज करना है, ऐसा एलिमेंट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। दूसरा, उस एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डी लिखेंगे, और तीसरे स्टेप पर डी को इंटीग्रेट कर देंगे। हमने ये भी कहा था कि एलिमेंट की जो लोकेशन होनी चाहिए वो कभी भी ऑब्जेक्ट के बिगिनिंग में या सेंटर पे या ऑब्जेक्ट के एंड पे नहीं होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं पर किसी आर्बिट्री लोकेशन पर लेंगे। उस आर्बिट्री लोकेशन को एक वेरिएबल डिस्टेंस से डिनोट करते हैं, जो कि इंटीग्रेशन में यूज किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, रॉड वाली डेरिवेशन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं इसी प्रिंसिपल के ऊपर। आज हम लोग कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स का डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर लैमिना की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर लैमिना का मतलब होता है एक बेसिकली रेक्टेंगल जो कि पेपर के टाइप पे हो, मतलब आपकी कॉपी का पेपर। लैमिना मतलब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। लैमिना मतलब बेसिकली कोई 2D ऑब्जेक्ट जिसको बोल सकते हो, कोई प्लेन, कोई सरफेस, 2D ऑब्जेक्ट। तो 2D ऑब्जेक्ट में सबसे जो आसान सा ऑब्जेक्ट है वो है एक रेक्टेंगल। अब आज कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पर जो ऐड की हैं वो इसलिए ऐड की हैं ताकि आपको एलिमेंट्स का फिजिकल मतलब समझ में आए कि एलिमेंट की चॉइस कैसी होती है। राइट साइड की फिगर पे आपको जो दिख रहे हो, ये बेसिकली क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको स्क्रीन के राइट साइड पर, मतलब ये जो एक ग्रिड के फॉर्म में दिख रहा है, ये बेसिकली क्या दिख रहा है मुझे? आपके घरों में टेबल होते हैं, सेंटर टेबल होते हैं सोफे के साथ में। तो बेसिकली राइट साइड का फिगर आप देखो तो ये एक टेबल है। इस टेबल का टॉप जो है वो किस तरीके की ज्योमेट्री में है? टेबल का टॉप का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा बन रहा है, ये सर्कुलर टॉप है, ट्रायंगुलर टॉप है, किस टाइप का टॉप है इस टेबल का? फिगर में क्या दिख रहा है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर टॉप। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है? मतलब अगर आप इसको देख के बताओ तो कंस्ट्रक्शन में क्या यूज किया गया है रेक्टेंगुलर टॉप को बनाने के लिए? क्या हमने पूरा एक प्लाई बोर्ड लगा दिया रेक्टेंगल का, या उसकी जगह पर अगर आप फिगर को देखो तो पतले पतले से हम लोगों ने रॉड नहीं लगा दिए हैं इसके अंदर? सर रॉड्स लगे हैं। एक रॉड, फिर हाँ, फिर दूसरा रॉड, फिर तीसरा रॉड, फिर चौथा रॉड, फिर पांचवा रॉड, फिर छठा रॉड, इस तरीके से नंबर ऑफ रॉड्स लगाई गई है। और अभी तो आपको इसके बीच में गैप दिख रहा है, वो फिगर की क्लैरिटी के लिए है। अगर मैं इनके बीच में नंबर ऑफ रॉड्स को और इंक्रीज कर दूं, इनके बीच में और रॉड्स बढ़ाते, नंबर ऑफ रॉड्स आप इनके बीच में ऐड करते चले जाओ, पहले के कंपेयर में नंबर ऑफ रॉड बढ़ा दीजिए, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जो ये गैप है वो गैप धीरे धीरे फिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूअस सरफेस बन जाएगी? अगर हम ये इनके बीच में नंबर ऑफ रॉड्स बढ़ाते चले जाएं तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जो गैप दिख रहे हैं वो गैप भी फिल हो जाएंगे, और ये एक बिना गैप का रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा? एग्री कर रहे हैं इस पे? यस सर। ठीक है। इसका मतलब आप रेक्टेंगल को क्या मान सकते हो कि रेक्टेंगल किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, अगर इसे फिगर से समझने की कोशिश करो। बहुत सारी रॉड्स का। राइट। तो इस तरीके से हमें एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन समझनी होगी यार। रेक्टेंगल कैन बी कंसीडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स प्लेस्ड इन अ कंटिन्यूअस ऑर्डर, मतलब एक रॉड के बाद अगली रॉड, अगली रॉड के बाद तीसरी रॉड, नंबर ऑफ रॉड्स एक के बाद एक रखते चले जाइए तो एक रेक्टेंगुलर टॉप तैयार हो जाता है। इसी प्रिंसिपल का यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल के लिए जो एलिमेंट चूज करेंगे, एलिमेंट का मतलब ये होता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप किन छोटे छोटे पीसेस का यूज करते हो। तो एक रेक्टेंगुलर टॉप बनाने के लिए हमने
रॉड्स का यूज किया है, कई सारी रॉड को एक दूसरे के पैरेलली लगा दे अगर, तो एक रेक्टेंगुलर सरफेस तैयार हो जाती है। इसका मतलब रेक्टेंगल का एलिमेंट एक रॉड के फॉर्म में लेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, बिकॉज एलिमेंट की चॉइस बहुत डिफिकल्ट काम है। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमें इस रेड वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव करना है। इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेड एक्सिस के अबाउट निकालना है। रेक्टेंगल की डायमेंशंस एल और बी गिवन है, इस रेक्टेंगल का मास भी गिवन है हमें, वो कैपिटल एम है, मास ऑफ रेक्टेंगल कैपिटल एम। तो हम जैसे राइट वाली फिगर है उससे अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो इसको, तो इस रेक्टेंगुलर टॉप को हम कई सारे थिन रॉड्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ये मान सकते हैं कि ये कई सारे पतले पतले रॉड्स का कॉम्बिनेशन रहा होगा। चलो बताना ये बात समझ में आए तो, कि इसको हम इस तरीके से, जैसे राइट वाली फिगर है वैसे ये मान सकते हैं कि इसको हम कई पतले पतले रॉड्स में स्प्लिट कर सकते हैं। यस सर। मान सकते हैं ना? यस सर। यस सर। जी। तो हमने एक इसमें से एक रॉड लिया, अब इस रॉड को ही हम कहते हैं ये इस ऑब्जेक्ट का एलिमेंट है। देखो बुक्स में एक्चुअली एलिमेंट नहीं बताते कि एलिमेंट हमको देखना कैसे होता है। तो मेरी कोशिश तो है कि थोड़ा सा रियलिस्टिक फिगर्स के से आपको समझाऊं, ट्राई करूं। बाकी कितना समझ आता है वो देखना है। और मैंने कहा था कि ये जो एलिमेंट होगा वो कभी भी सेंटर पे नहीं लेंगे और बिल्कुल एंड पॉइंट पर नहीं लेंगे। तो सेंटर और एंड के बीच में लिया है मैंने कहीं पर, तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस पे है और इस रॉड की जो विड्थ है, थिकनेस इसकी जो है वो dx मान के चल रहे हैं यहाँ पर। अब हमारा स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया है। स्टेप नंबर 1 था कि आप एक ऐसा एलिमेंट चूज करिए जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पहले से पता हो। तो हमारी लास्ट क्लास में हमने रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव कर रखा है। रॉड का कि अगर किसी भी रॉड के सेंटर से और परपेंडिकुलर एक्सिस जाए, किसी रॉड की सेंटर से अगर परपेंडिकुलर एक्सिस जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें पता है कि 1/12 ml² होता है। इसी फैक्ट को यूज करेंगे, यानी मेरा अगला टारगेट होगा इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, जिसको हम डी लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इस डी को लिखने के लिए हम फॉर्मूला रॉड वाला यूज करने जा रहे हैं 1/12, लेकिन यहाँ पर जो मास यूज करेंगे वो इस रॉड का यूज करेंगे, उसको हम डीएम से डिनोट कर देते हैं, इनटू क्या लेंथ है इस रॉड की यार सर बी। बी, तो इनटू b²। अब डीएम कितना होगा? डीएम का मतलब इस एलिमेंट का मास है डीएम। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? डीएम मास कैसे निकालोगे? तो जो मेरा एलिमेंट है वो कितना एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये एलिमेंट से अगर मैं पूछूं कि इसका एरिया बताओ कितना होगा, तो एक बहुत पतला सा रेक्टेंगल है, तो LDX। बी डीएक्स बचा, एल डीएक्स नहीं, बी डीएक्स होगा, है ना इसका एरिया। लेंथ इनटू। हाँ, और Yes. टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना है? अगर आप इसके टोटल एरिया की कैलकुलेशन करो तो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल L एल into इंटू, B। इसी का इंटीग्रेशन होगा। और नहीं, टोटल एरिया के करस्पॉन्डिंग मास कैपिटल एम दे रखा है आपको, कि टोटल एरिया के करस्पॉन्डिंग अगर कैपिटल एम मास है तो यूनिटरी मेथड फॉलो करके बताओ कि एरिया बी इंटू डीएक्स के करस्पॉन्डिंग कितना मास बनेगा आपका। मतलब अगर बी इंटू एल टोटल एरिया के इक्विवेलेंटली अगर आप एम मास कह रहे हो, तो मतलब कि यूनिट एरिया के इक्विवेलेंटली हम मास को कहेंगे एम डिवाइडेड बाय बी इंटू एल। तो जो जितना एरिया हमारे एलिमेंट ने कवर कर रखा है वो एरिया है बी इंटू डी एक्स। तो जितना एरिया एलिमेंट कवर कर रहा होगा उसी एरिया के प्रपोर्शन में वो मास भी कवर करेगा, यानी एम डिवाइडेड बाय बी इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय द एरिया विच इज बी इंटू डी एक्स, उसके इक्विवेलेंट मास। और यही टर्म हमारे लिए डीएम कह रहेगा। ये स्टेप क्लियर हुआ डीएम का पार्ट? यस सर। इसमें कैंसिल नहीं करेंगे? वो करेंगे, अभी कर देंगे, वो कर देंगे, वो बात अलग है, लेकिन मैं जानबूझ के भी लिखा हो ताकि आप समझ तो लो पहले। कर देंगे भी सब कैंसिल वैंसिल जो करना है। मतलब यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि हम डीएम मास कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? सर आ गया। ठीक है, चलो ये बी फटाफट कैंसिल करते हैं और उसके बाद डी की एक्सप्रेशन में डीएम की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये 1/12 डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो m/l इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में ये b²। अब तीसरा स्टेप हमारे लिए होता है कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें। थर्ड स्टेप फाइनल आंसर जो लाने के लिए, तो आई को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जितने कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आएंगे, तो 1/12 इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, कैपिटल एम इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, कैपिटल एल इंटीग्रेशन के बाहर, b² इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन में सिर्फ dx बचेगा, जिसकी लिमिट्स 0 से L। नहीं बच्चा, ये सब थोड़ा ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं। आप ये बताओ, जो आपने डिस्टेंस x सेलेक्ट किया है वो फ्रॉम सेंटर लिया है ना, सेंटर से आपने x डिस्टेंस देखा है, तो L/2। सर -L/2 से L/2। राइट।
बिकॉज आप सेंटर से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जा सकते हो ये तो देखो पहले। पार्थी जैसे नहीं बच्चा, भाई आप लास्ट रॉड कहां पे लेते, अपना आखिरी रॉड आपकी कहां पे होती है, आखिरी रॉड सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हो सकती है, तो वो L/2 डिस्टेंस राइट साइड पे हो सकती है, और दूसरा एंड जो है रेक्टेंगल का वो सेंटर से L/2 लेफ्ट साइड पर है। मतलब रेक्टेंगल की एक एंड से दूसरे एंड तक की अगर हम बात करें, और सेंटर को आपने रेफरेंस माना है, दैट मीन्स कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो वो सेंटर से कर रहे हो, तो सेंटर के राइट साइड L/2 और सेंटर की लेफ्ट साइड L/2, यानी कि लिमिट्स रखी जाएंगी फ्रॉम -L/2 टू प्लस ऑफ L/2 की। और अब इसमें थोड़ी सी मैथ लगाओ, मतलब इसीलिए मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन, और हालांकि ये बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंटीग्रेशन आसानी से हो जाना चाहिए, बिकॉज dx को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है, वैसे सिर्फ dx लिखा हो, कितना बन जाएगा बच्चा dx? सर x x बन जाएगा, और उसकी जब लिमिट्स लगाओगे, अपर लिमिट प्लस L/2 की और लोअर लिमिट माइनस L/2 की हो, लिमिट्स रखना भी जानते होगे आप कैसे रखते हैं? यस यस सर। सर। तो जब इसमें लिमिट्स रखेंगे तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगा करके फिर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। सर हो जाएगा तो ये कुल मिला करके आंसर आ जाएगा आपका 1/12 इंटू m इंटू MB स्क्वायर। MB स्क्वायर। स्क्वायर। ये एक और डेरिवेशन हो गया, मेरा तीसरा रिजल्ट आ गया। मतलब अभी तक मुझे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, और अब हमने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व कर लिया एक लैमिना का, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का। बट जब भी सर? मोमेंट, हाँ बताओ सर जब हम लोग सर इंटीग्रेट करेंगे सर तो सर बी स्क्वायर को नहीं करेंगे? वेरिएबल नहीं है ना बी, तो वेरिएबल क्या होता है, जो एलिमेंट का डिस्टेंस होता है, मतलब एलिमेंट आप ऑब्जेक्ट के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ले रहे हो, वो वेरिएबल क्वांटिटी होती है। उसके अलावा जो भी टर्म्स आएंगे वो सब कांस्टेंट्स की तरीके से होते हैं, और प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर रखा जाता है। मतलब वेरी क्या कर रहा है, आप ये सोचो ना क्या वेरी कर रहा है इसमें। जैसे अगर हम यहाँ पर राइट वाले फिगर में एक सेंटर पॉइंट बनाए, तो सेंटर से इन सारे रॉड में क्या डिफरेंट है, अगर हम सारे रॉड्स के बीच में डिफरेंस देखें कि क्या डिफरेंस है, क्या वो ज्योमेट्रिकली डिफरेंट है, क्या वो देखने में डिफरेंट लग रहे हैं, या सिर्फ उनमें डिफरेंस ये है कि हर एक रॉड सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे लोकेटेड है। क्या चीज ऐसी है जो वेरी कर रही है, वेरिएबल का मतलब जो चीज वेरी करे। तो जो हमारे रॉड लगे हुए हैं वो सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे लगे हैं, यानी कि एक्स को ही हमें वेरिएबल क्वांटिटी की तरीके से देखेंगे। अभी क्लियर हुआ, अभी भी कोई डाउट है? क्लियर हो गया। ठीक है जी बच्चे। तो अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने डिराइव किया है, हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी डिराइव करो या कोई फॉर्मूला आप याद करो या कॉपी करो, जो भी करना है करो, लेकिन साथ में ये जरूर याद रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला जो आपने निकाला है, इसमें एक्सिस बॉडी के कौन से पॉइंट से पास हो रही है, और उस एक्सिस की क्या ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या वो बॉडी के परपेंडिकुलर है, बॉडी के पैरेलल है, या कहाँ से जा रही है। तो इस डेरिवेशन में हमने जो एक्सिस चूज की है वो कहाँ से पास हो रही है, जिस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने डेरिवेशन किया, सेंटर ऑफ मास से। उसके अलावा वो रेक्टेंगल की कौन सी डायमेंशन के परपेंडिकुलर है, वो एल वाली डायमेंशन के परपेंडिकुलर है या बी वाली डायमेंशन के है ना, राइट। तो इसका मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन बी ऑब्लिक COM। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो आप, ये उस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो जो बी के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। यहाँ पर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन बी एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, दैट आंसर इज 1/12 m इंटू बी स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इसी ऑब्जेक्ट में एक्सिस को चेंज करेंगे ना तो आंसर बदल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के लिए इतना ही आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट रॉड वाले एक्सिस, केस में भी यही हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली एक्सिस पे ही तो डिपेंड करता है कि आप एक्सिस क्या देख रहे हो। जैसे इस क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये डायमेंशन बी मान लेते हैं, ये डायमेंशन एल। तो अगर मैं एक्सिस 2 के लिए निकालूं, एक्सिस 2, तो एक्सिस 2 रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ मास से तो जा रहा है, बट ये जो एक्सिस 2 है दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन एल, इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी। तो एक्सिस 2 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब डिराइव करेंगे तो सिमिलर आर्ग्यूमेंट लगाओगे, 1/12 m। और
आर्गुमेंट ये लगाएंगे कि जब हमने बी के परपेंडिकुलर चूज किया था, जब हमारी एक्सिस बी के परपेंडिकुलर थी, तो आंसर में बी स्क्वायर आ रहा था। इसका मतलब जब हमारी एक्सिस एल वाली डायमेंशन के परपेंडिकुलर होगी, हाँ एल स्क्वायर आ जाएगा। भाई बी वाली एक्सिस को हम लोगों ने पीछे डिराइव किया था कि जब हम सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहे थे और बी के परपेंडिकुलर जा रहे थे, तो हमारा आंसर 1/12 m इंटू बी स्क्वायर डिराइव किया हमने। अब लेकिन बार बार डेरिवेशन थोड़ी करेंगे, एक बार डिराइव कर दिया उसके बाद हमने सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स लगाने लगेंगे कि अगर बी के परपेंडिकुलर में बी स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब एल के परपेंडिकुलर में एल स्क्वायर का टर्म आना चाहिए लॉजिकली। उसके अलावा अगर मुझे सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं और एक्सिस चली जाती है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदर एक्सिस का निकालना हो आपको जो सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, तो याद करिए ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का निकालते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, राइट, और प्लस m इंटू डी स्क्वायर लगाते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का निकालते हो। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस 1 के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्सिस 1 तो सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा, तो इसको निकालने के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे उस एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास से जाए, लेकिन पैरेलल होना चाहिए एक्सिस 1 के, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, एंड प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू कौन सी एक्सिस जा रही है जो इस लाइन 1 के पैरेलल है, लाइन 1 के पैरेलल, और उसमें कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो लाइन 1 के पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो रेड कलर से डॉटेड लाइन देख रहे हो ये है, यानी कि 1/12 m इंटू बी स्क्वायर है, और प्लस m इंटू डी स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जो हमारी एक्सिस 1 है और जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है बताएंगे आप, एक्सिस 1 के बीच में और ये जो रेड वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है, इन दो b/2 b/2 का डिस्टेंस इसका स्क्वायर, यानी कि पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तब ये आंसर आ जाएगा 1/3 m इंटू बी स्क्वायर का, एक्सिस 1 के लिए आंसर। मुझे अगर एक्सिस 3 पे निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड वाली एक्सिस का क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस 3 ये निकालने के लिए भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। दैट मींस अगेन हम ये लिखेंगे, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू 3 प्लस m इंटू डी स्क्वायर, अगेन थ्योरम लगाएंगे। अब थर्ड वाली एक्सिस के पैरेलल तो ये 2 वाली एक्सिस है, और 2 वाली एक्सिस का आंसर है 1/12 ml स्क्वायर, यानी यहाँ पर यूज करोगे 1/12 ml स्क्वायर एंड प्लस m इंटू, अब 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस l/2 का है। इसको पूरा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो आंसर बनेगा, दैट मीन्स कि इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 1/3 इंटू m इंटू एल स्क्वायर। मतलब हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस को डिराइव करते हैं, उसमें भी कोई एक एक्सिस को डिराइव करेंगे, और बाकी जितने भी एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पूछी जाएगी या हमारी जरूरत पड़ेगी तो वो हम डेरिवेशंस नहीं करेंगे, वो हम यूज करेंगे थ्योरम्स का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, या जरूरत पड़ने पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। बट ऐसा हाँ जी पूछो बच्चे। नहीं सर, आप कंप्लीट कर लिए उसके बाद में पूछूंगा। मैं ये कह रहा था कि इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कमांड करने के लिए आपको क्या चाहिए पहले वो समझो। आपको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज याद करने पड़ेंगे, स्पेशली वो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को याद करना होगा जो बॉडी की सेंटर ऑफ मास से जाते हो, क्योंकि अगर मुझे बॉडी के सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है या मैंने डिराइव कर लिया है, तो मैं सेंटर ऑफ मास की हेल्प से, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैंने सेंटर ऑफ मास का डिराइव कर लिया मान लो, तो मैं किसी और पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थ्योरम की हेल्प से डायरेक्टली निकाल सकता हूं। मुझे फर्स्ट बार बार इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, बार बार डेरिवेशंस नहीं करनी पड़ेगी। हाँ एक बार तो डेरिवेशन करनी पड़ेगी आपको, एक बार सेंटर ऑफ मास वाली डेरिवेशन करनी पड़ेगी, बाकी सबको थ्योरम से करना होगा। अब आप पूछो क्या कह रहे थे। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम लोग ने जो एलिमेंट लिया था वो सर जो रेफरेंस एक्सिस से मतलब प्लस और माइनस b/2 हम लोग ने लिया था कि मतलब लेफ्ट या राइट पे। सर एक्सिस का चूजिंग करेंगे तो फिर मतलब केवल डिस्टेंस मैटर करेगा, मतलब रिलेटिविटी की वो पॉजिटिव साइड पे माइनस साइड पे मैटर नहीं करेगा। नहीं ओके सर, क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर है बच्चे, यहाँ डी स्क्वायर है, पहली बात देखो, अगर आप प्लस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा डिस्टेंस, हाँ इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर।
ये बात समझ में आ गई कि हम सेंटर एक डेरिवेशन करेंगे, बाकी थ्योरम्स का एप्लीकेशन करेंगे। और एग्जांपल दिखा रहा हूं रेक्टेंगल के, देखो यहां पर ये एक्सेसेस मैंने बनाई हैं, 3 एक्सेसेस, इनके क्या आंसर्स होंगे देखो। तो अगेन इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, एल और बी दिए गए हैं। एक्सिस नंबर 1 के लिए आंसर बताओ क्या आएगा। एक्सिस नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई पूछे तो एक्सिस नंबर 1 वाया सेंटर ऑफ मास जा रही है, नहीं एक्सिस नंबर 1 सेंटर ऑफ मास से जा रही है और बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका आंसर बनेगा 1/12 m, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। हाँ जिसके परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। एक्सिस नंबर 2 ये भी सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो इसमें भी 1/12, जो सेंटर ऑफ मास से जाएगा वहां 1/12 m, लेकिन ये एल के एल स्क्वायर है। अब ये जो एक्सिस नंबर 3 है ये परपेंडिकुलर टू रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर जा रहा है, बिल्कुल आर पार जा रहा है, उसके रेक्टेंगल के आर पार हुआ ये। तो यहां पर निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसके हिसाब से एक्सिस 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालोगे वो इक्वल होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस 2। याद आ रहा है ये चीज? यस सर। जेड एक्सेस वाला वही कौन? हाँ हाँ, परपेंडिकुलर एक्सिस वाला जिस बिल्कुल प्लेन सही। में नहीं होता है उसका बाकी दोनों के सम को इक्वल हाँ होता है। हाँ, मतलब जो बॉडी के परपेंडिकुलर जाए, मतलब जो भी एक्सिस बॉडी के आर पार जाएगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू बाकी के जो 2 एक्सिस बॉडी की प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर के बराबर कर देंगे। ये लॉजिक लगाते हैं इसमें। सर तीसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर सकते? नहीं बच्चा नहीं, थ्योरम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अलग थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हैं, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर, और कोई थ्योरम नहीं लगाते इसमें। नहीं सर, जैसे कि इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उससे आ जाता, तो वैसे भी शायद हो जाता। नहीं बच्चा, तो आप क्या निकालो, थ्योरम्स जितनी बनाई गई हैं उनके उनके टारगेट अलग अलग है ना। पाइथागोरस थ्योरम तो आप डायगोनल की लेंथ को निकालने के लिए करते हो, हमें लेंथ थोड़ी निकालनी है, हमें तो बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जिसमें m और r स्क्वायर का टर्म आता है। तो थोड़ी और प्रैक्टिस करवा रहे, रुको भी आप। इसमें लिखोगे 1/12 इंटू m और ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं भी और करके दिखा रहा हूँ, और एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, और भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। देखो कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब अगर ये सही नहीं होता है तो चैप्टर पूरा हमारा स्पॉइल हो जाता है। देखिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के थ्रू पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा बेसिक रिजल्ट क्या था मैं पहले बताऊं, बेसिक रिजल्ट आप समझ लेना, इसमें एक बेसिक रिजल्ट और बाकी सब हमारे डेरिवेशंस हैं, मतलब बी और एल ये है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिराइव किया था 1/12 m इंटू एल m इंटू बी स्क्वायर। ध्यान से सुनना, आप ये हमने डेरिवेशन करी है इसकी। अब आप यहाँ पर यस और नो करके बताना ये चीज सही है ना, कि ये तो डेरिवेशन करी है ना हमने इंटीग्रेशन लगा करके। यस सर। अच्छा, अब बाकी चीजें हम कैसे करेंगे, बाकी सब डेरिवेशन से नहीं है, बाकी सब डेराइव नहीं करना, बाकी सब के लिए या तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले इसके पैरेलल अगर हम एल वाली एक्सिस को लेते हैं तो कौन सी थ्योरम लगाओगे, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कौन सा थ्योरम लगाओगे? पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस। हाँ, और उसके थ्रू मेरा आंसर आएगा 1/3 mb स्क्वायर यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर मैं अपनी एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से लूं लेकिन एल के परपेंडिकुलर लूं, तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पर मेरा आंसर 1/12 ml स्क्वायर आएगा। यहां पर मैंने कोई थ्योरम नहीं लगाई है, मैंने कॉपी ऑफ डेरिवेशन कर दिया एक तरीके से, कि जब बी के परपेंडिकुलर वो आंसर था तो उसी डेरिवेशन की कॉपी करके हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर 1/12 आएगा आंसर। अब अगर मैं इसके भी परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल चला जाऊं और बी वाली साइड से चला जाऊं, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगाऊंगा? यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ, पैरेलल एक्सिस। हाँ, तो अब ये 1/3 ml स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हो। अब अगर मैं एक और एक्सिस लूं जो रेक्टेंगल के आर पार जाती हो लेकिन रेक्टेंगल के कॉर्नर से जाती हो, रेक्टेंगल के कॉर्नर से एक लाइन बनाएं जो रेक्टेंगल के आर पार चली गई है, दिस इज परपेंडिकुलर टू रेक्टेंगल लेकिन कॉर्नर से जा रही है उसके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे अपन?
तो जब भी आप रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर जा रहे हो ना, रेक्टेंगल के अगर 90 डिग्री पे जा रहे हो, उसके आर पार जा रहे हो, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे इसके लिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो कैसे निकालेंगे? मान लो इस आई को निकालना है तो इक्वल टू क्या कर दे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की राइट हैंड साइड पर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किए जाते हैं। कौन से दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे? सर जिस प्लेन में रेक्टेंगल लाई कर रहा है। और 1/3 mb स्क्वायर। हाँ, तो 1/3 नहीं, 1/3 वाले को ऐड करें या 1/12 वाले को ऐड करें? सर 1/12 mb स्क्वायर और l स्क्वायर। अच्छा, अब सुनो क्यों ऐसा। ये जो एक्सिस आपने परपेंडिकुलर टू रेक्टेंगल दी है, ये उसके कॉर्नर से जा रही है ना, उसकी एज से जा रही है, कॉर्नर से। तो कॉर्नर से बाकी की कौन सी एक्सिस जा रही हैं? कौन सी एक्सिस हैं जो इस कॉर्नर पॉइंट से निकल रही हैं? क्या यहाँ पर कॉर्नर से 1/12 वाले निकल रहे हैं या 1/3 वाले निकल रहे हैं? भाई ये ब्लैक वाली लाइन सर सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? नहीं नहीं, वो तो आप पीछे दिखाया है, रेक्टेंगल के पीछे। मतलब मैं अगर दूसरा डायग्राम दिखाऊं तो ये ऐसे है कुछ, मैं इसको ऐसे क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये जो रेक्टेंगल अगर हम ऐसे बनाएं, तो जो हमने ये ब्लैक लाइन दी है वो इसके कॉर्नर से, लेकिन रेक्टेंगल के आर पार ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ये एक्सिस है। अच्छा सर, वो डायग्राम की वजह से मिस्टेक हो रहा था वो सर। हाँ। 1/3 वाली स्पार्क। 1/3 लेंगे। हाँ, तो ये कॉर्नर से जा रहा है। अब समझ में आ गया आपको फिगर? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आप कॉर्नर वाले लोगे तो कॉर्नर वाले 1/3 हैं, तो 1/3 ml स्क्वायर प्लस 1/3 mb स्क्वायर लेंगे यहाँ पर। मतलब कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते समय ये भी ध्यान देना होता है कि आप कॉर्नर से जा रहे हो या सेंटर ऑफ मास से जा रहे हो। मैं पहले वाले फिगर में दिखा रहा हूँ जो लेफ्ट अभी बनाया है ना, इसी में अगर हम रेक्टेंगल के आर पार जाएं लेकिन सेंटर से जाएं, तो अगर इसके सेंटर ऑफ मास से इसके आर पार जाते तो क्या आंसर बनता? तो यहाँ पर हम सेंटर वालों को ऐड करते, यानी यहाँ पर हमारा आंसर आता 1/12 m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, वहां के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे। कॉर्नर से गए तो मेरा आंसर 1/3 बन रहा, क्योंकि कॉर्नर वाले लाइंस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 1/3 से आ रही है। नहीं हो रहा क्लियर अभी? सर हो गया सर, वो डायग्राम की वजह से हो गया दिक्कत। तो अब क्लैरिटी है या मतलब, क्योंकि ये सब पूछा जाता है यार क्वेश्चन। यस सर ये बताइए कि ये जो कॉर्नर वाली जो डायगोनली जा रही है, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? नहीं नहीं यार, ये बच्चा ना, ये हम हटा देते हैं, पीछे की लाइन हटा देते हैं इसमें से, आपको इसके थ्रू कंफ्यूजन हो रही है। इस लाइन को हटा देते हैं, ये वहां से नहीं जा रही है, ये इस कॉर्नर से आर पार दिखाने की कोशिश की है, ये यहीं से जा रही है रेक्टेंगल के पीछे, ये सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा है। सर जो इससे पीछे वाली आपने स्लाइड दिखाई थी उसमें सर क्या था फिर? कहाँ पे बच्चे? इसमें हाँ सुनिए बाबू। तो इसमें हम सेंटर से जा रहे थे, ये लाइन जो है वो सेंटर से पास हो रही है। आपको यहाँ दिखा देता हूँ, सुनो इस फिगर में ज्यादा बेटर। ये टेबल टॉप समझो, इस टेबल टॉप पर हम एक लाइन ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, जो इस टेबल जैसे इसकी जो लेग है, इस टेबल की जो लेग है, ये कहाँ से जा रही है? ये पॉइंट क्या है? टेबल का कॉर्नर है या टेबल का? कॉर्नर हाँ, है सर। तो अगर आप इसे लेग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे? ऐसे समझो, अबाउट द लेग। तो यहाँ पर 1/3 वाला टर्म आ रहा था, 1/3 ml स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप समझे? और अगर मैं इसके सेंटर पर एक लेग बना दूं, एक पाया सेंटर पर लगा दे, तो वहां पर मेरा आंसर कितना बनेगा? वहां पर सेंटर पे, तो वहां पर आंसर बनेगा 1/12 का टर्म आएगा, उसमें m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म है। भाई एक देखो, एक रेक्टेंगल में एक डायमेंशन बी वाली, एक डायमेंशन एल वाली, और तीसरी डायमेंशन इसका ये परपेंडिकुलर भी तो है। तो अगर आप यहाँ पर निकालो, हाईलाइटर को देखना, अगर हाईलाइटर पे निकाल रहे हो तो 1/3 m इंटू बी स्क्वायर, इस वाली लाइन पे निकाल रहे हो तो 1/3 m इंटू एल स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा है। और अगर मैं तीसरी के निकाल रहा हूँ परपेंडिकुलर के अबाउट, तो मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, 1/3 mb स्क्वायर प्लस 1/3 ml स्क्वायर। यस सर, समझ गया। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए जी। अब रिंग का निकालते हैं, अगला डेरिवेशन हमको रिंग का करना है। रॉड लेमिना के बाद, रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे लिए रिंग है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो रिंग में बड़ा आसान है यार, रिंग के एलिमेंट्स कैसे लेते हैं। तो ये बताओ, जो हम लोग पूजा के टाइम पर माला चढ़ाते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हो, तो वो भी तो रिंग जैसा ही होता है ना।
तो रिंग को कंसंट्रेट कर लेंगे छोटा सा। ना 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 ना, अरे भैया नेकलेस पहनते हो, रुद्राक्ष की माला सर पहनते हो, बीड्स वाला कौन? बीड वाले कंसेप्ट यार, मोतियों की माला नहीं आती है, पर्ल्स समझ वाले। गए। हाँ, तो बीड वाला कंसेप्ट लगाओ ना, कि रिंग मतलब एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट तैयार करने के लिए बीड वाले कंसेप्ट लगाओ, कि एक एक बीड मिला करके आप रिंग तैयार कर सकते हो। जैसे फूलों की माला बनाते हैं तो एक एक फ्लावर अंदर डालते जाते हैं और एक सर्कुलर रिंग ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। तो रिंग का एलिमेंट एक छोटा सा टुकड़ा होगा, उसका छोटा सा ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस रिंग के सरकमफ्रेंस पर, रिंग की सरकमफ्रेंस पर एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर करेंगे जिसको हम डीएम मास कहेंगे। तो ये डीएम की ज्योमेट्री क्या होगी, ये डीएम कोई लेंथ में आएगा, ये डीएम का कुछ एरिया बनेगा, या डीएम एक पार्टिकल की तरीके से? पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नहीं। तो आप बताओ पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर सर डीएम स्क्वायर, डीएम इनटू जितना डिस्टेंस एक्सेस है उसका स्क्वायर। तो ये जो पार्टिकल है ये सरकमफ्रेंस पर है, तो ये रिंग के सेंटर से कितनी दूर होगा? सर रेडियस आर। सर कैपिटल आर स्क्वायर, बस इतना कर दीजिए, ये आपका डी बन गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें सीधा, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटू डीएम इंटू आर स्क्वायर में, तो आर तो हमारे लिए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम भी आसान है, उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे तो एम बन जाएगा, वो टोटल मास आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे सिंपल है डिराइव करना, इट इज टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर का टर्म। सर यहाँ पे लिमिट्स क्यों नहीं लेते इंटीग्रेशन करने बच्चा के? लिमिट्स की नहीं, बच्चा जरूरत नहीं पड़ी, लिमिट ले लो आप, डीएम मास की लिमिट 0 से m की ले लो, मतलब ऐसा कोई नीड नहीं थी, मैंने दिखाया नहीं है उसको, आप चाहो तो 0 से m करके रख लो उसको, आएगा तो m ही ना, मतलब टोटल मास ही तो आएगा। अगर आप रख भी दोगे तो 0 से m रखोगे हम। एक्चुअली ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। इंटीग्रेशन का मतलब पता है आपको क्या है? इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं कह रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या मतलब होता है इसका? सर मतलब एरिया किसी ग्राफ का। ग्राफ से नहीं बच्चा, ग्राफ तो बाद में आएगा, इंटीग्रेशन का मतलब बताओ। देखिए इंटीग्रेशन बेसिकली समेशन को बोलते हैं। आप इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, इसीलिए जो इसका साइन आता है ना, ये यही आता है, एस वाला साइन आता है इसका, आप समझो, ये जो एस समेशन में एस का साइन है वही साइन इंटीग्रेशन में यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है समेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमने रिंग के सरकमफ्रेंस पर एक पार्टिकल लिया, मान लो डीएम, एक और पार्टिकल लिया हमने डीएम2, एक और पार्टिकल इसके सरकमफ्रेंस पे लिया डीएम3, एक और पार्टिकल सरकमफ्रेंस पे लिया डीएम4, इस तरीके से इसके सरकमफ्रेंस पे कई सारे पार्टिकल्स लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब ये हुआ सम ऑफ मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स, इसका फिजिकल मतलब, यहाँ मैथ नहीं लग रही है, सम ऑफ मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑन पेरिफेरी ऑन द सरकमफ्रेंस। अब आप बताओ, अगर सरकमफ्रेंस पर एक डीएम1 है, एक डीएम2 है, एक डीएम3 है, डीएम4 है, डीएम5, डीएम6, डीएम7, और इन सबके मासेस को ऐड कर दें, तो क्या ये टोटल मास ऑफ रिंग नहीं बन जाएगा? ये सर आ गया समझ में। तो उसी को रिप्लेस किया है मैंने टोटल मास ऑफ रिंग के थ्रू, इसीलिए डीएम को इंटीग्रेट करके मैंने कैपिटल एम लिखा है। यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, पहले बात समझो, इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि अगर आपको इंटीग्रेशन कितना आता है तो इंटीग्रेशन को जस्ट फॉर्मूले से मत देखा करो, उसका मतलब भी पता होना चाहिए कि इंटीग्रेट करने का मतलब आप करते क्या हो। इंटीग्रेट करने का मतलब आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन को सम कर रहे होते हैं। जब कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उसको वापस समेशन करने का प्रोसेस इंटीग्रेशन है, और एक चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस हमारा डिफरेंशिएशन है। मतलब इंटीग्रेशन मतलब समेटना और डिफरेंशिएशन मतलब बिखेरना, ऐसे समझिएगा। बट ये थोड़ी मैथ में ही समझ में आएगा, अब ऐसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट एनीवे, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। एक बार फिर से, कब निकाला? यहाँ पर जिस एक्सिस की आपने बात की है वो रिंग के कौन से पॉइंट से पास हो रही है? ये लाइन सेंटर से। तो इसका मतलब ये सेंटर वाली है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर। उसके अलावा ये जो एक्सिस है ये रिंग के प्लेन से कितने एंगल पर है? मतलब जो रिंग का ये सरफेस है, रिंग का प्लेन, क्या ये उसके पैरेलल है या उसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है। तो दोनों बातें समझना कि ये फॉर्मूला तो है, लेकिन ये फॉर्मूला तब है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप उस एक्सिस का निकाल रहे हो
जो रिंग के सेंटर से जा रही है, साथ में रिंग के परपेंडिकुलर है। रिंग के परपेंडिकुलर और रिंग के सेंटर से अगर लाइन जाती है तब हम कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू mr² बनेगी। अगर इसके अलावा कोई एक्सिस है तो इसका मतलब अब थ्योरम लगाना पड़ेगा तुम्हें। फॉर एग्जांपल फिर से दिखाते हैं आपको, मतलब हम यहाँ पर सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव नहीं करते, इतना टाइम नहीं होता कि हम सबको डिराइव करें, और इसीलिए लोगों ने क्या किया, थ्योरम्स बना दी कि एक डेरिवेशन करेंगे और बाकी सब हम लोग डिराइव कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इस रिंग की बात करें अगर, फॉर एग्जांपल इस रिंग का हम मास न्यूमेरिकल वैल्यूज में लेके चल रहे हैं, मास इसका 4 किलोग्राम लेते हैं और इसकी रेडियस की वैल्यू सपोज दैट 1 मीटर है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। अगर मैं एक्सिस लूं जो रिंग के सेंटर से और इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू? यहाँ पर अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है और रिंग के परपेंडिकुलर भी जा रहा है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे m/r² का। ये आपका एक बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब ये याद रखना है तुम्हें। और इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल्स वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रखोगे, मास और रेडियस की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब मान लो आपसे कह दिया जाए कि नहीं भाई एक्सिस यहां से नहीं जा रही है, एक्सिस रिंग के सरकमफ्रेंस से जा रही है लेकिन रिंग के परपेंडिकुलर है, तो क्या आंसर बनेगा इसके लिए? मतलब अगर ये एक्सिस सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट से जा रही हो थ्रू सरकमफ्रेंस, लेकिन रिंग के परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालने के लिए अब आप कोई थ्योरम लगाओ, या तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ। फिगर देख के क्या समझ में आ रहा है यहाँ कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या आएगा फिर उस हिसाब से? सुटेबल थ्योरम पैरेलल एक्सिस है, तो आई की वैल्यू जब निकालेंगे तो इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्लस m/d²। इस हिसाब से dr हो जाए तो आई, हाँ, और आई सेंटर ऑफ मास ही तो निकाला आपने यहाँ पर। सेंटर ऑफ मास का मतलब सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 4 निकाल चुके हो, या अगर सिंबल्स के फॉर्म में देखें तो mr² है वो, mr² प्लस mr। mr² प्लस m, और d का मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में r का डिस्टेंस है, यानी टोटल आंसर बनेगा 2mr² का यहाँ पर 8, मतलब 8, न्यूमेरिकली 8 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ ठीक है। अब अगर मान लो रैंडमली मेरा क्वेश्चन है कि नहीं जी एक्सिस जो है ना वो रिंग के सरकमफ्रेंस से भी नहीं जा रही ना सेंटर से जा रही है, सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का कोई पॉइंट ले लें, तो कोई और एक्सिस है जो किसी रैंडम पॉइंट P से पास हो रहा है, जो कि सेंटर से मान लेते हैं r/3 डिस्टेंस पे है, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IP का? तो फिर लगाओ थ्योरम। सर 3/4 d में 1 mr² तो सेंटर ऑफ मास का हो गया, सेंटर ऑफ मास वाला mr² और प्लस m इंटू सेंटर ऑफ मास से ये r/3 के डिस्टेंस पे है तो r/3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कुल मिलाकर के ये आंसर जो बनेगा वो 10/9 mr² बन जाएगा। सही है? यस सर। यस सर। ठीक है जी बच्चा, तो ये इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको। जो डेरिवेशंस कर रहे हैं उसका पर्पस तो कुछ और ही है। डेरिवेशन तो अगर आपके स्कूल में तो मेरे ख्याल से पता नहीं पूछते हैं नहीं पूछते हैं, जेई में ऐसे से डेरिवेशन की नीड नहीं होती है हमें कोई, मतलब हम चाहे तो डायरेक्ट रिजल्ट बना के भी निकल सकते हैं। अब स्कूल में अगर आपके आ रहा तो कोई बात नहीं। देखो फिर से एक बार दिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि कौन सी एक्सिस के लिए बताया गया था। तो फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारा mr² एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन थी मेरी, ये डेरिवेशन है। अब कोई और एक्सिस बनाते हैं। मान लो हमारी एक्सिस रिंग के सेंटर से तो जा रही है लेकिन रिंग के परपेंडिकुलर न होकर के रिंग की ही प्लेन में है, यानी उसका डायमीटर है, तो क्या आंसर बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? हम डायमीटर को चूज करें अगर, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा डायमीटर के अबाउट? तो एक आपने डेरिवेशन कर ली। अब ये आपको समझना होगा कि यार अब डेरिवेशन तो करनी नहीं है, बिकॉज डेरिवेशन तो एक ही बार होगी, इसका मतलब थ्योरम्स लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ये पैरेलल लाइंस भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर है। हाँ 2 ही थ्योरम है,
पैरेलल लाइंस है नहीं, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में 3 लाइन चाहिए होती है हमें, यहाँ 2 ही लाइंस है। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक और डायमीटर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इसका अपनी तरफ से, पहले वाले डायमीटर के परपेंडिकुलर 1 मोर डायमीटर आप अपनी तरफ से मान लो। तो अगर एक डायमीटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लें ID है, तो दूसरे डायमीटर के अबाउट भी उतना ही आंसर आएगा, बिकॉज डायमीटर के अबाउट तो रिंग हमेशा सिमेट्रिकल होती है, कोई भी डायमीटर बना लो उसका, रिंग की जितनी भी डायमीटर्स होती हैं वो सब एक जैसी होती हैं। तो अगर एक डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ID है, तो दूसरे डायमीटर पर भी ID होगा वो, मानते हैं इसको? अब बताओ थ्योरम कैसे लगाएंगे, 3 लाइनें हो गई, तो किनका समेशन किसके बराबर होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो हमेशा हम लोगों ने ये कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट जब निकालना होता है आपको, परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट, तो दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। लेकिन ये जो I1 और I2 होते हैं, दे मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की लिमिटेशन बताई गई थी। तो इन तीनों लाइनों में ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर कौन है, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है? सर mr²। हाँ, तो वो बराबर होना चाहिए ये जो रिंग की प्लेन में डायमीटर से इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के समेशन के बराबर, यानी ID प्लस ID। इसका मतलब डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बन जाएगी m इंटू r² डिवाइडेड बाय 2। ये सब ध्यान देने वाला पॉइंट है। जल्दीबाजी में क्या होता है, आप किसी भी दो को ऐड कर देते हो और थ्योरम की जो लिमिटेशंस हैं, जो गाइडलाइंस है, वो भूल जाते हो कि जो एक्सेस रिंग के सरफेस पे ही होंगी, मतलब रिंग का जो प्लेन है उस प्लेन में जो लाइंस होंगी उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किए जाते हैं, और जो उस रिंग के परपेंडिकुलर है उसके बराबर होना चाहिए वो, तभी इसका नाम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है कि बॉडी के परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है और बॉडी की सरफेस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं वो कम होते हैं। और इसको फिजिकली, मतलब ये तो मैथमेटिकली हो गया, फिजिकली कैसे बताओगे यार, ऐसा क्यों होता है? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि इट इज समेशन ऑफ mi इंटू RI²। ये बताओ, अगर हम एक रिंग लें और हम एक लाइन ड्रॉ करें जो उसके सेंटर से जाए लेकिन रिंग के आर पार जाए, रिंग के आर पार एक लाइन जाती है सेंटर से, अब इस रिंग की सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स लोगे आप, रिंग के सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स, क्या ये सब उस एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पे नहीं है? यस कितने? आर जितने कोई भी पॉइंट चूज कर लो आप, रिंग की सरकमफ्रेंस पर किसी भी साइड पर कोई पॉइंट चूज कर लो, वो एक्सिस से r डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब रिंग के अंदर सारे के सारे पॉइंट इस परपेंडिकुलर एक्सिस से r डिस्टेंस पे हैं। लेकिन अगर आप उसी रिंग में डायमीटर चूज करते हो, तो सेम रिंग में अगर हम डायमीटर बनाएं, देखो, तो अगर आप इस रिंग का डायमीटर बनाते हो जो उसके सेंटर से जाए, और अब आपसे कहूं कि सरकमफ्रेंस पर आप पॉइंट्स लो, तो क्या सरकमफ्रेंस के सारे पॉइंट्स उस डायमीटर से बराबर डिस्टेंस पे हैं, या कुछ पॉइंट्स डायमीटर से क्लोजर हैं, कुछ पॉइंट डायमीटर के ज्यादा दूर हैं, कुछ पॉइंट्स डायमीटर से और ज्यादा दूर हैं? ऐसा नहीं लग रहा है? यस सर। है ना? तो इसका मतलब भाई कुछ पॉइंट्स तो ऐसे भी होंगे जो डायमीटर के ऊपर ही आ जाएंगे, कुछ पॉइंट्स तो ऐसे भी होंगे ना जो डायमीटर के ऊपर है, उनका डिस्टेंस 0 हो गया, यानी कुछ पॉइंट्स डायमीटर से 0 डिस्टेंस पे, कुछ पॉइंट्स डायमीटर से r डिस्टेंस पे, कुछ पॉइंट डायमीटर से 0 और r के बीच की डिस्टेंस पे। तो फिजिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि जितने ज्यादा डिस्टेंस पर मासेस होंगे आपके, किसी बॉडी की मासेस एक्सिस से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होंगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा आना चाहिए। तो इस परपेंडिकुलर वाली एक्सिस में हमारे सारे के सारे मासेस, जितने भी मासेस रिंग के सरकमफ्रेंस पर हैं, वो सब r डिस्टेंस पे हैं। लेकिन डायमीटर के केस में कुछ मासेस r से कम डिस्टेंस पर हैं, कुछ मासेस 0 डिस्टेंस पे हैं। तो फिजिकली आप बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आना चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस का ज्यादा आना चाहिए या फिर डायमीटर का ज्यादा आना चाहिए? परपेंडिकुलर एक्सिस का।
परपेंडिकुलर का, बिकॉज समेशन mr स्क्वायर में वहां पर r ज्यादा है, हमारे सारे पार्टिकल r डिस्टेंस पर हैं, और डायमीटर में सारे पार्टिकल r डिस्टेंस पर नहीं है, कुछ पार्टिकल r से कम डिस्टेंस पर भी हैं। तो यही प्रीवियस क्लास में कहा था कि मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से जितनी दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, और मासेस हमारे एक्सिस के जितने नजदीक आते चले जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता चला जाएगा। और रीजन यही है कि डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। और मैथमेटिकली भी डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ रहा हमारा आंसर। हुआ क्लियर ये? यस सर। क्लियर। आप देखो और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। फिर से एक बार देखते हैं इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने दो लाइन्स ड्रॉ करी हैं, एक बार फिर से देखना। हम बॉडी के सेंटर से ही जाएंगे, रिंग के सेंटर से एक लाइन बनानी है आपको। तो दो तरीके हैं लाइंस को ड्रॉ करने के। एक लाइन आप बना सकते हो जो रिंग के परपेंडिकुलर हो, और उसी सेंटर से आप एक लाइन ऐसी भी बना सकते हो जो रिंग की डायमीटर हो। और अभी अभी हम लोगों ने कहा कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होगा, लेकिन जो डायमीटर जाएगा उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से डिराइव किया अभी पिछले क्वेश्चन में। अब अगर हम रिंग का टेंजेंट बनाए, तो इस रिंग की टेंजेंट पर एक लाइन बना दे, तो सेंटर से टेंजेंट बनाए तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे टेंजेंट वाली एक्सिस के अबाउट? कौन सा थ्योरम लगाएंगे और क्या यूज करना चाहिए मुझे यहाँ पर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए? सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। किन के बीच में? रेड वाली एक्सिस और ग्रीन वाली एक्सिस के बीच में, या फिर ग्रीन और ब्लू? ब्लू और ग्रीन। राइट। तो कितना आंसर बनेगा? कितना बनेगा बताओ? अगर यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करें तो बताओ क्या आंसर बनेगा इसमें? मैं कलर कॉम्बिनेशन सेम यूज कर रहा हूँ कि आई ऑफ दिस ग्रीन एक्सिस should be equal to I of that blue axis, which is mr square by 2 plus m into इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और सेंटर ऑफ r स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के आपका आंसर बन जाएगा टेंजेंट के अबाउट 3mr स्क्वायर बाय 2 3/2 mr स्क्वायर। यही वजह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तो देखो क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके, भर भर के आते हैं किसी भी एग्जाम्स में। कोई भी एग्जाम उठाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आना ही आना है, बिकॉज ये जो थ्योरम्स की वजह से ना, ये इसमें मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन एक तो ज्यादा बनते हैं, और लोगों को कंफ्यूजन तो रहता है इसमें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तो वो समझ ही नहीं पाते कि है क्या ये चीज, और फॉर्मूला याद किया तो साथ में ये भूल जाते हैं कि ये फॉर्मूला कौन सा एक्सिस का है। ये मतलब एग्जाम टाइम पर यही ध्यान में नहीं आ रहा होता है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब भी डेरिवेशंस करोगे, या जब भी अपने नोट्स बनाओगे, या जब भी एक फॉर्मूले की डायरी बनाओगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखते वक्त ये लिखना मत भूल जाना कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के कौन से एक्सिस के लिए है, और बॉडी की एक्सिस बॉडी के कौन से पॉइंट से पास हो रही है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, विच एक्सिस एंड थ्रू विच पॉइंट। सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। बढ़े आगे। अब रिंग का हो गया, रॉड हो गया, रिंग हो गया, रेक्टेंगल हो गया। बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, चलो थैंक यू। ना ये फिगर देखो, आपको उसमें सिलेंडर को निकालना है। अब राइट वाली फिगर थोड़ी सी आपको देख करके हो सकता है हंसी आ जाए, मतलब थिन सिलेंडर का, थिन सिलेंडर का मतलब हॉलो सिलेंडर कह सकते हो। हॉलो सिलेंडर का मतलब पाइप भी कह सकते हैं, पाइप का। ये पाइप जो बिजली की पाइपें आती हैं जिसमें तार डालते हैं अंदर, या प्लम्बर वाली जो पाइपें आती हैं, कोई भी पाइप, या सिंपली आप अपने पेपर को जब सिलेंड्रिकल शेप में फोल्ड कर देते हो, तो वो सब पाइप। हमने राइट वाली फिगर इसलिए बनाई है, कुछ समझाने के लिए बनाया आपको। राइट वाली फिगर में किन चीजों का कलेक्शन मैंने यूज किया है यहाँ पर? सर रिंग्स। हाँ रिंग्स तो हैं, बट बेसिकली ये बैंगल्स के फॉर्म में है ना, मतलब बैंगल्स का सेट है पूरा। तो बैंगल का शेप क्या होता है? बैंगल की ज्योमेट्री क्या है? वो डिस्क है, रिंग है, कोन है, क्या है वो? सर जो इससे पहले हम लोग ने करी थी रिंग है। रिंग है। बैंगल सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, मतलब रिंग है ये। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, पांचवा रिंग, छठा रिंग, 7th 8th? हॉलो सिलेंडर में एलिमेंट ही वो होता है रिंग। यस सर। तो हॉलो इसका सिलेंडर। हाँ,
आप देख लो बैंगल्स का एग्जांपल थ्रू कि इन रिंग्स को जब आप एक के ऊपर एक प्लेस कर रहे हो तो अंदर क्या आपको सिलिंड्रिकल स्पेस नहीं बन गया? इन बैंगल्स के अंदर क्या सिलिंड्रिकल स्पेस नहीं क्रिएट हो गया? एक सिलेंडर जैसा वॉल्यूम नहीं बन गया यहाँ पर? दैट मीन्स कि सिलेंडर के अंदर एलिमेंट क्या लेना चाहिए मेरे को? सर रिंग्स। रिंग्स। तो हम यही काम करने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, और जैसे मेरी गाइडलाइंस हैं, वो रिंग आप सेंटर पे नहीं लोगे और वो रिंग आप इसके एंड पॉइंट पर ही लोगे। सेंटर और एंड के बीच में हमने एक इमेजिनरी रिंग कंसिडर कर ली। हमने ये माना कि यहाँ पर एक रिंग है वर्चुअली, और हमने ये माना कि ये सेंटर से y डिस्टेंस पे है और इस रिंग की जो विड्थ है वो dy, जिसको राइट वाले फिगर में अगर मैं बात करूं तो इस बैंगल की विड्थ मतलब मोटाई, थिकनेस इसकी, तो ये बताओ ये जो रिंग है ये मेरा एलिमेंट हो गया। और मैंने कहा था कि एलिमेंट हम वैसा ही चूज करेंगे जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। तो रिंग को अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, तो इस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप डी से डिनोट करोगे और डी का फॉर्मूला क्या लगाओगे? तो जो फॉर्मूला रिंग के लिए डिराइव हुआ था वो हम अब डी में यूज करेंगे। तो रिंग के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, तो वो था m इंटू आर स्क्वायर। तो वहां पर हम डी के लिए यूज करेंगे, लेकिन एक चेंज आप ये करोगे कि कैपिटल M यानी कि टोटल मास यूज करने की बजाय हम सिर्फ इस रिंग का मास यूज करेंगे और रिंग के मास को हम लिखेंगे dm, यानी यहाँ पर dm इंटू आर स्क्वायर। और इसके बाद टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें से आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dm। एक बार फिर डाउट ना आए इसके लिए मैं क्लियर कर दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dm का फिजिकल मतलब है सम ऑफ मास ऑफ ऑल रिंग्स, जितनी भी रिंग्स बनेंगी उन सबके मासेस का समेशन। तो क्या ये चीज मास ऑफ सिलेंडर नहीं बन जाएगा? अगर सारे रिंग्स के मास को ऐड कर दिया जाए तो क्या उससे तैयार होने वाला जो सिलेंडर है उसी का मास नहीं आ गया? ये मास ऑफ द एंटायर सिलेंडर, उसको अगर हम m से डिनोट कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब पूरे सिलेंडर का मास। एंड फाइनली आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। यानी कि सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला और रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एक जैसा हो गया। जो हाँ, जो फॉर्मूला रिंग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूज कर रहे हैं वही फॉर्मूला सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी यूज कर रहे हैं। एलिमेंट के लिए आपको राइट वाली फिगर्स को समझना पड़ेगा यार, ऐसे ना बिल्कुल फिर या तो रटने वाली बात हो जाएगी। बट जैसा मैं कह रहा हूं, अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आप आसानी से इमेजिन कर सकते हो कि एलिमेंट किस तरीके से कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हॉलो सिलेंडर का निकाला हमने। अभी और ऑब्जेक्ट दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखो, डिस्क। अब डिस्क को किस चीज का कलेक्शन मान सकते हैं यार? जो एक ऑब्जेक्ट डिस्क है तो उसमें कलेक्शन क्या मानेंगे? इसके एलिमेंट्स क्या चूज करेंगे? तो रिंग, हाँ, बट कंसेंट्रिक रिंग्स मानेंगे इसमें। कंसेंट्रिक रिंग इज एलिमेंट। ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें आपको डिफिकल्ट 2-3 बार समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट आप एलिमेंट का देख रहे हो ये फिजिक्स के 3-4 चैप्टर्स में यूज होना है। एक्चुअल में ये है मैथ्स का टॉपिक, बट मैथ्स में क्योंकि आप क्लास 12th में पढ़ोगे वो भी बिल्कुल एंड में जाकर के, तब तक हमारा फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। तो हमने इस डिस्क में ना एक ऑलरेडी एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर पहले से बना रखा है, इसको हम अपना एलिमेंट कह रहे हैं। और इस रिंग के मास को हम dm कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस रिंग का जो इंटरनल डायमीटर है, अंदर वाला रेडियस, इंटरनल रेडियस, ये हमारे लिए r है। और फर्दर जो हमने एक्स्ट्रा विड्थ यहाँ पर दिखाई है, एडिशनल विड्थ, ये हमने यहाँ पर dr दिखाई हुई है, ये जो एक्स्ट्रा विड्थ है। मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे ये होगा कि ये जो मैं dr, जिसको मैं ब्लैक कलर से अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, कितना एरिया बनेगा? मैथ में मुझे नहीं पता आपने ये चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन पढ़ी तो होंगी वैसे। देखो बताता हूँ क्या करना है। मैथ में अगर मैं आपको 2 सर्कल्स बना दूं, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन में, ये मेरे ख्याल से 7th या 8th क्लास में या 9th क्लास में, पता नहीं कब होता था, लेकिन
एरिया कंसेंट्रिक सर्कल बता रहे हैं। नहीं नहीं, ये वाला एरिया कि अगर एक सर्किल का रेडियस r1 है और एक सर्किल का रेडियस r2 है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में ये एरिया कैसे निकालोगे, दोनों सर्कल्स के बीच वाला एरिया कैसे निकालते हैं? पाई r2 स्क्वायर माइनस माइनस करके है माइनस पाई r1 अच्छा हाँ, स्क्वायर। तो यही कंसेप्ट पाई लगाएंगे, r2। बिल्कुल यही कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं। देखो कितना आसान है, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो हम जिसको ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहे हैं उसकी आउटर रेडियस कितनी है, सोचो। इस सर माइनस r प्लस डी r प्लस डी और अंदर वाली रेडियस कितनी है, अंदर वाली रेडियस। आर तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ ये साथ सुबह सुबह खिसका बता रहा, खिसका रहा है भैया खिसका है, ठीक। अच्छा यहाँ खड़े होके कौन कर रहा था? पाई इंटू आउटर रेडियस इसका r प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस r का स्क्वायर। तो ये बनेगा पाई इंटू, अब यहाँ पर आप इसको जब a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2r और माइनस आर स्क्वायर कैंसिल। और यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन ये लगाएंगे कि जो dr होता है ना वो कैलकुलस में लगभग 0 के आसपास चलता है। dr का मतलब टेंडिंग टू 0, और हमको पता है कि किसी छोटी वैल्यू का जब स्क्वायर करते हो या क्यूब करते हो तो वो वैल्यू और भी ज्यादा छोटी हो जाती है। यानी कि जो dr स्क्वायर है ये फर्दर स्मॉल हो जाएगा, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको हम नियरली नेग्लेक्ट कर देंगे, बहुत छोटा नंबर होगा ये। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए एरिया बन जाएगा 2 पाई स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय dr। अब मैंने एरिया क्यों कैलकुलेट किया है, इसका भी रीजन है। टोटल मास कितना है मेरे पास, अगर हम बात करें कि टोटल एरिया कितना है और टोटल मास कितना है, दोनों चीजें अगर पैरेलल में देखी जाए, टोटल मास ऑफ डिस्क, तो कैपिटल R टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है और टोटल मास हमारे लिए m है। तो एरिया के प्रपोर्शन में जाकर के आप ये निकाल सकते हो क्या कि मास ऑफ रिंग कितना होगा। यस सर। कैसे निकालेंगे बताओ, मास ऑफ रिंग अगर निकालना हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया और टू पाई आर डी आर। हाँ, और इनटू उतना एरिया जो रिंग ने कवर किया हुआ है 2 पाई आर डी आर। इसमें से पाई और पाई कैंसिल कर सकते हो, यानी कि 2m बाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर डी आर। ये इस ब्लैक कलर की जो रिंग हम लोगों ने शेडेड कर दी है इसका मास कैलकुलेट कर दिया हम लोगों ने एरिया के हिसाब से, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मास निकाल दिया। अब ये सब मेरा स्टेप नंबर 1 चल रहा था। अब स्टेप नंबर 2, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यार, है ना। तो रिंग का 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, ये रिंग का मास हो गया, इंटू इस रिंग की रेडियस का स्क्वायर यानी कि स्मॉल आर स्क्वायर, इसको आप डी आई कहोगे। और तीसरे स्टेप पर आप डी आई को इंटीग्रेट करो। जरा इंटीग्रेशन अपने लेवल पे करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी बच्चा, एक बार बताओ क्या आंसर रहेगा। सॉरी सर m को 2 into r की पावर 4। नहीं, एक बच्चा कोई गड़बड़ कर रहे हो। डी आई तक का एक्सप्रेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा mr क्यूब बाई 2। नहीं यार, आपको डी आई तक का एक्सप्रेशन समझ में आया है, डी आई तक का स्टेप समझ में आ रहा है। यस सर। चलो, तो इसके बाद का स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप क्या होता है कि इसको इंटीग्रेट किया जाए। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करें। इस इंटीग्रेशन में सुनो, तो इस इंटीग्रेशन में क्या क्या चीजें इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो आप इसमें। सर केवल डीआर लेंगे, बाकी सब तो बाहर ही रहेगा। नहीं बाकी सब अरे constant। बच्चे, कैपिटल है 2m स्क्वायर बाहर आ जाएगा। 2 कैपिटल एम और कैपिटल आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट्स हैं। देखो, जो आपके एलिमेंट का डिस्टेंस होता है वो हमेशा वेरिएबल होता है। मतलब आपने इसमें जो रिंग लिया है वो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यानी स्मॉल आर वेरिएबल है। तो स्मॉल आर के टर्म इंटीग्रेशन के अंदर रखो, मतलब ये आर स्क्वायर और एक आर यहाँ पर, कुल मिलाकर के आर क्यूब अंदर चला गया, और साथ में यहाँ पर डी आर, जिसकी लिमिट रखेंगे। लिमिट क्या रखेंगे, तो सेंटर 0 से r, 0 से कितना कैपिटल आर, क्योंकि फाइनल रेडियस। अब जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे ना आप,
तो ये 2m बाई आर स्क्वायर आर क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा r टू दी पावर 4/4, जिसकी लिमिट 0 से लेकर के कैपिटल आर रखनी है तुम्हें। अल्टीमेटली ये आंसर बन जाएगा i इक्वल टू 1/2 कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर। ये इसका आंसर बनेगा। बोले यस सर। ठीक है। अब ये डिस्क का स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, मतलब इसको भी हमें याद रखना है। बट एक बार फिर से देख लो, हमने जो एक्सिस ली है वो डिस्क के सेंटर से और डिस्क के परपेंडिकुलर ली है, इसको ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ की है वो डिस्क के सेंटर से बनाई है और डिस्क के परपेंडिकुलर बनाई है, जिसके लिए मेरा स्टैंडर्ड डेरिवेशन कहता है हाफ mr स्क्वायर। अब और एक्सिस पे कैसे निकालेंगे, देखो बाकी एक्सिस का डेरिवेशन करके दिखाते हैं। डेरिवेशन नहीं, सॉरी, बाकी एक्सिस को थ्योरम्स के थ्रू करना होगा। तो अब जैसे मान लो अगर आपको एक्सिस ड्रॉ करने को दिया जाए और एक्सिस जो है, मैं फिर से एक बार पहले दिखा दूं कि हमने जो डेरिवेशन की है वो इस वाली एक्सिस का किया है जो डिस्क की सेंटर से और डिस्क के परपेंडिकुलर जा रहा है। इसके लिए ही डिराइव किया हमने, थ्रू सेंटर और परपेंडिकुलर टू डिस्क। इसको हमने डिराइव किया और इसका डेरिवेशन आया हाफ mr स्क्वायर। अब बाकी एक्सिस का डिराइव नहीं करेंगे, बाकी एक्सिस थ्योरम से। सबसे पहले हम एक एक्सिस बनाते हैं जो इसकी डायमीटर है। कैसे निकालेंगे, आई ऑफ डायमीटर निकालना हो तो कैसे निकालें, थ्योरम यूज करोगे। सर 1/4 mr स्क्वायर शायद आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आएगा जानते हो, कैसे सर आएगा एक्सिस थ्योरम से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। डायमीटर निकालेंगे तो कि ये आप वाला और horizontal एक वाला और, हाँ एक एक और डायमीटर बना सकते हो इसमें, ठीक। और जो परपेंडिकुलर टू डिस्क है, थ्योरम में ही नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो परपेंडिकुलर एक्सिस हमेशा ज्यादा आना चाहिए। बॉडी के परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो थ्योरम कहती है कि जो परपेंडिकुलर टू डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr स्क्वायर, वो बराबर होना चाहिए ये जो दोनों डायमीटर्स हैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के समेशन के बराबर, id प्लस id, जैसे रिंग में यूज किया था अभी। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बन जाएगी 1/4 इंटू m इंटू आर स्क्वायर अबाउट डायमीटर। अब अगर यहीं पर तुमसे कह दें कि इसकी टेंजेंट के अबाउट कितना आंसर होगा, मैं इसी फिगर में ऐड कर दे रहा हूं। मुझे इसकी टेंजेंट के अबाउट निकालना हो, डिस्क की टेंजेंट के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कौन सी थ्योरम लगाएंगे, कौन से एक्सिस को यूज करेंगे यहाँ पर, 5/4 mr स्क्वायर। किसके अबाउट, हाँ थ्योरम बताओ कौन से लगाओगे। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। राइट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में किन दो एक्सिस को लिया तुमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए। सर ग्रीन और ब्लैक वाली। यस सर। ओके, ग्रीन और ब्लैक वाली। ठीक है, यस सर। ठीक है। क्या आंसर बनना उससे, सो 5/4 mr स्क्वायर। 5/4। ठीक है, 5/4 mr स्क्वायर, राइट। ठीक है वो आंसर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, एनीवे। तो अब डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से कैलकुलेट होकर आ रहा है 1/4 इंटू m इंटू आर स्क्वायर के बराबर, डायमीटर के अबाउट। हाँ, हम लोग डिस्कशन ये कर रहे थे कि अगर हम इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दें यहाँ पर कोई डिस्क की टेंजेंट, तो इसके लिए अभी अब लोग डिस्कस शायद ये कर रहे थे कि हम वो थ्योरम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और जिसके हिसाब से शायद इसका जो आंसर बन रहा था, कितना बन रहा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके, आई थिंक ये बन रहा था 5/4 mr स्क्वायर। तो देखो इतने डेरिवेशंस में एक्चुअली क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लिस्ट काफी बड़ी लिस्ट है। अगर आप देखोगे अभी इतने डेरिवेशंस हम कर चुके हैं फिर भी हमारे कंप्लीट नहीं हुए, तो इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मेरा बार बार एक सजेशन ये होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप एक टेबल तैयार कर ले, जिसको बार बार रिवाइज करते रहो, और इसकी प्रैक्टिस के लिए बाकी की जो, मतलब उस टेबल में एक आपका ये होना चाहिए था कि कौन सा रिजल्ट आपने डेरिवेशन से लाए हो और कौन सा रिजल्ट ऐसा है जिसको हम थ्योरम की हेल्प से अपने आप डिराइव कर सकते हैं। मतलब थ्योरम्स का यूज करना आना चाहिए प्लस डेरिवेशंस करनी भी आनी चाहिए। डेरिवेशन से एक बार को नहीं आती है फिर भी काम चल जाएगा मेरा, मतलब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काम चल जाएगा। डेरिवेशन नहीं आ रही कोई बात नहीं,
बेसिक फॉर्मूला और थ्योरम्स पता होने चाहिए। कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं। ये फिगर थोड़ा समझने में दिक्कत करेगा तुम्हें, इस फिगर को समझना टफ है। यहाँ पर हम लोगों ने लिया है एक थिन हॉलो स्फीयर, पतला सा स्फीयर। राइट वाला फिगर आप समझ पा रहे हो क्या है ये? वो अगर आप में से कोई भी मतलब किसी का भी अगर बचपन में इंटरेस्ट रहा हो आर्ट एंड क्राफ्ट में तो शायद आप समझ पाओ। अगर आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई अपने इंटरेस्ट दिखाया हो तो ऐसे ना कलर्ड रिबन्स आते हैं, पेपर के कलर्ड रिबन्स आते हैं जिसे बर्थडे वगैरह में डेकोरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। यस सर। समझता है? या एक वो भी आते हैं, मतलब क्या बोले उसको, एक तो पेपर के कटिंग्स आती हैं, पेपर के रिबन्स आते हैं, बर्थडे वगैरह पे दीवार पे लगाने के काम आते हैं, या अ, उसके भी आते हैं, मतलब स्मूथ बैंड्स भी आते हैं, स्मूथ मतलब प्लास्टिक टाइप उसके टाइप के चमकीले टाइप के आते हैं यार, ये कपड़े ऐसे होते हैं चमकीले टाइप के बैंड जो सीलिंग से हैंग करने वाले बल्ब टाइप का हाँ, होता है कुछ। अरे हाँ, जो गिफ्ट पैक जैसे मिठाई के डब्बे उब्बे पे कभी कभी देखोगे तो वो गिफ्ट पैक करके बांधने के काम आते हैं ना, कलर्ड रिबन्स टाइप के। तो यस सर। हाँ, तो ये बेसिकली उन्हीं रिबन्स के थ्रू एक स्फीयर बनाया गया है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ये आर्ट एंड क्राफ्ट में होता है, आप रिबन्स का यूज करके स्फीयर बना सकते हो। मेरा समझाने का पर्पस क्या है? पार्थ सही बोल रहे हो आप, रिंग्स ही होंगे इसके एलिमेंट। इसके जो एलिमेंट होंगे वो रिंग्स बनेंगे, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ये एक्चुअली डायरेक्ट बताऊंगा तो नहीं समझ पाओगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने पैरेलल डायग्राम्स लिए हैं कि ये रिबन्स हैं हमारे। पेपर वाले रिबन यूज कर लो या कोई भी रिबन यूज कर लो, तो आप रिबन्स को राउंड राउंड शेप में घुमाते चले जाओगे तो एक स्फीयर तैयार हो जाता है। इसका मतलब स्फीयर में एलिमेंट क्या लोगे आप बताओ? स्फीयर का एलिमेंट क्या हुआ? हॉलो स्फीयर का एलिमेंट। तो आंसर बनेगा इसका सर्कुलर बैंड्स या सर्कुलर रिबन्स कह लीजिए, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर बैंड है। बचपन में ना बच्चों के खेलने के लिए एक टॉय आता है, उसमें 7 कलर्स के रिंग्स होते हैं, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, और उनको अगर आप एक के ऊपर एक स्टैंड पे डाल दो तो एक कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। 7 कलर्स के रिंग्स वाले बैंड आते हैं। खैर, तो हम लेफ्ट फिगर में क्या करने जा रहे हैं उसको समझने के लिए आप राइट फिगर को समझो। राइट फिगर का सेंटर हमने दिखाया। कितने लोग हैं जिनको राइट वाला फिगर एक स्फीयर जैसा नहीं दिख रहा है? गैप को छोड़ दीजिएगा, गैप आपको डायग्राम को समझाने के लिए लिया है, एक्चुअल में कोई गैप नहीं होगा। एक्चुअल में जहां पर आप गैप देख रहे हो वहां पर भी हम रिबन को सर्कुलर फॉर्म दे देंगे। तो अगर हम गैप के अंदर भी रिबन डाल दें तो ये पूरा स्फीयर बाहर से बंद हो जाएगा। सर समझ गए ये। ठीक है, अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर। जो स्फीयर का सेंटर है, हम इतनी जो रिबन्स आप देख रहे हो ना, इनमें से हमें एक ये रिबन दिखा रहे हैं आपको जो गैप में है। मैं जानबूझ करके गैप वाले को यूज कर रहा हूँ। एक रिबन हम चूज करेंगे, इसी रिबन को हमने लेफ्ट साइड के डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको। लेफ्ट साइड पर ये जो डायग्राम दिखा रहे हैं, ये एक रिबन चूज किया है, एक सर्कुलर बैंड यूज किया है जो स्फीयर के चारों तरफ होगा। इसके लिए हम क्या मानेंगे कि ये हमारे इस एक्सिस से थीटा एंगल पर होगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है इसमें यार। और फर्दर इसकी एडिशनल विड्थ जो होगी वो डी थीटा की बनेगी। अब मैं इसको ओरिजिनल डायग्राम में भी दिखा देता हूँ ताकि कनेक्ट कर पाओ। हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन से जो मैंने रिबन चूज की है उसकी एक एज को मिला दिया और उस रिबन की दूसरी एज को भी मिला दिया। उस रिबन की दोनों एजेस मिला दी हमने। अगर आप कलर्ड रिबन से देखना चाहते हो तो मैं कलर्ड रिबन से भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि जल्दी समझ जाओ। इसके थ्रू समझा देते हैं कि इसमें क्या ले रहे हैं। ये जो आप रिबन देख रहे हो ना, इस रिबन के बिल्कुल हमने दोनों एंड पॉइंट्स मिला दिए। पहला वाला एंड पॉइंट एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और इसके आगे का जो एंगल बन रहा है वो डी थीटा बन रहा है। अब मैं कैलकुलेशंस क्या करने जा रहा हूँ, इस रिबन की ये विड्थ निकालने जा रहा हूँ मैं।
रिबन की ये विड्थ कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और ये विड्थ आप सर्किल के आर्क लेंथ वाले कंसेप्ट से निकालोगे। यस डी थीटा, ये आर डी थीटा होगा, राइट। और इस रिबन की हम सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करेंगे। इस रिबन का सरकमफ्रेंस मतलब कि इसकी टोटल लेंथ, इसके लिए इस रिबन का रेडियस चाहिए होगा मेरे को। मतलब ये जो हमने सर्कुलर रिबन बनाई है, ये कितनी लेंथ की रिबन होगी? अगर इस रिबन को खोल करके बिल्कुल सीधा किया जाए तो ये कितनी लेंथ की बनेगी? सरकमफ्रेंस निकालनी है मुझे। तो सरकमफ्रेंस के लिए इस रिबन का रेडियस चाहिए होगा। ये इस फिगर में देखा जाए तो हम इस रिबन का रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्मॉल आर, और इस रिबन की ये जो आर्क लेंथ है ये हम लोगों ने ऑलरेडी आर डी थीटा से कैलकुलेट की है। और ये जो रेडियस हम कह रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर स्मॉल आर कह रहे हैं, ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा, हाँ देखो समझ में आ रहा है ना, ये इक्वल टू कैपिटल आर इंटू साइन थीटा होगा। तो इस रिबन से कितना एरिया बनेगा ये कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ दिस रिबन निकालने के लिए तो इस रिबन की लेंथ आपको पता है और रिबन की जो विड्थ है, क्योंकि ये रिबन एक्चुअल में जब आप खरीद के लाते हो तब तो रेक्टेंगल के ही फॉर्म में होते हैं, इनको लपेट करके आप स्फेरिकल फॉर्म बना रहे हो। तो एक्चुअल में अगर इसको हम वापस खोलेंगे तो सीधा करेंगे तो एक रिबन जो है वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनता है, और उसकी जो लेंथ होगी वो सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी, और इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो बेसिकली इसकी आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगी। आ रहा है समझ में ये चीज? यस सर, यस सर। तो ये कितना एरिया बना इस रिबन का? ये जो रिबन है इसका एरिया कितना बना? तो इसका एरिया बना 2 पाई आर साइन थीटा सरकमफ्रेंस, और आर्क लेंथ के अलोंग इसके डिस्टेंस r इंटू डी थीटा। दिस इज माई एरिया ऑफ रिबन। मतलब बैंड का एरिया। और एरिया क्यों कैलकुलेट किया है? तो इसको कैलकुलेट किया है मास ऑफ रिबन फाइंड करने के लिए। कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ रिबन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मास ऑफ दिस रिबन और बैंड विल बी कैलकुलेटेड एज टोटल मास बाय द टोटल एरिया। और टोटल एरिया किसी हॉलो स्फीयर का निकालोगे तो एरिया ऑफ एनी स्फीयर इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। टोटल मास बाई टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय जितना एरिया हमारे इस रिबन का बनेगा वो है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। मास ऑफ रिबन कैलकुलेट किया। मास ऑफ रिबन कैलकुलेट करने के बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस रिबन का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिबन कैलकुलेट करेंगे तो रिबन को एक रिंग मानेंगे, रिंग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो था मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो मास ऑफ रिबन जो ऊपर कैलकुलेट किया उसमें एक पाई चला जाएगा, एक 2 का फैक्टर चला जाएगा, तो मास ऑफ रिबन ये शायद आर स्क्वायर भी चला जाएगा यहाँ पर। तो m नीचे 2 और ऊपर बचा साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू इसके रेडियस का स्क्वायर। और हमारी रिबन का रेडियस स्मॉल आर है, यानी कैपिटल आर साइन थीटा है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे लिए डी बना। अब ये डिफिकल्ट होता जाएगा धीरे धीरे। और लास्ट में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके इंटीग्रेशन में जो चीजें बाहर ले सकते हैं वो क्या है? कैपिटल एम को बाहर रख सकते हैं, 2 को बाहर ले सकते हैं, आर स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा आपका साइन ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा। ऑब्वियसली ये आपको नहीं आता होगा, 100% श्योर हूं मैं। और इस थीटा की वैल्यू जाएगी 0 से लेकर के टिल पाई तक की। अब अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है, बट अब मतलब चांसेस कम ही होते हैं। हाँ पार्थ जी सही है, बट एनीवे इसका जो आंसर बनेगा, मैं इंटीग्रेशन में नहीं एंटर करने जा रहा बिकॉज प्योरली मैथ हो जाएगी, बट मैं सिर्फ आंसर बता दूं। इसका आंसर बनेगा 2/3 m इंटू आर स्क्वायर। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली हम सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव अभी नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारी वो स्टेट नहीं है, हमारे वो कंसेप्ट नहीं है अभी हमारे पास, हमारी मैथमेटिकल नॉलेज इतनी साउंड नहीं है कि हम सारी बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस स्टेज पर डिराइव कर पाए। क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हम बड़े लेते जाएंगे मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाएंगी उसकी।
भाई आप देखो इसमें कोई फिजिक्स का लॉ तो लग नहीं रहा, कोई फिजिक्स की थ्योरम भी नहीं लग रही है इसमें। ऐसा तो है नहीं कि कोई हम न्यूटन लॉ लगा रहे हैं, मोमेंटम लगा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं, प्योरली मैथ चल रही है। तो मैथ्स की भी अपनी एक लिमिटेशंस है। तो मेरा देखो दो बातें हैं, या तो आप इसको समझ लें और दूसरा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको मैथ में ये सब कुछ समझाया जाएगा, एलिमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट दोबारा समझाया जाएगा। हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की है, बट कितना सक्सेसफुल हो रहा है ये मुझे नहीं पता अभी। मतलब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों फिगर्स करेक्ट कर पा रहे हो आप? यस सर, कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ना, कोई बात नहीं, चलो एक लास्ट का डेरिवेशन करके दिखाएंगे। एक हमने भी स्किप किया है, जानबूझ करके स्किप किया है, ये सॉलिड स्फीयर। ये लास्ट में एक बार हम करेंगे सॉलिड स्फीयर का आंसर। इसमें जो राइट वाली फिगर है आप देख सकते हो क्या बना है यार ये। इसमें एक हमने सर्कुलर डिस्क। हाँ, इसमें एक डिस्क हमने मतलब इस फिगर में एक डिस्क बाहर निकाली गई है। मतलब ये आपको ये समझाने के लिए किया है कि अगर आप कई सारे डिस्क का कॉम्बिनेशन ले लो ना, अलग अलग साइज की डिस्क, और उनको कंबाइंड कर दो तो वो एक स्फेरिकल बॉडी बन जाएगी। यानी Yes, सॉलिड, sir. हाँ यानी सॉलिड स्फीयर को हम क्या मान सकते हैं? कलेक्शन ऑफ Collection of disc. डिस्क। तो इसीलिए इसमें एलिमेंट हम डिस्क लेते हैं, एलिमेंट एज डिस्क, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले डिराइव कर चुके हैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब मैं राइट वाले फिगर में दिखाता हूं। पहले तो हमने क्या किया है, जो ये सेंटर है ना, सेंटर, सेंटर से कितना ऊपर ये डिस्क लिया, तो मान लेते हैं वाई डिस्टेंस पे लिया, और इस डिस्क की जो ये मोटाई है, मतलब थिकनेस जिसको कह सकते हो, ये हमने dy चूज करी है। अब इसको लेफ्ट वाले फिगर में दिखाता हूं। सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर और इसके थिकनेस को हमने लिया है dy। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या ये डिस्क एक सिलेंडर नहीं है? क्या इसको सिलेंडर नहीं कह सकते? सिलेंडर ऑफ हाइट डी, हाइट dy, बोलो। बहुत ही छोटी हाइट का। हाँ, तो छोटी हाइट का सिलेंडर ही तो है। यस सर। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्क निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच करके, तो इक्वल्स टू पाई। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जो डिस्क हमने लिया है इसका क्या रेडियस है, क्योंकि स्फीयर का रेडियस पता है ना आपको, ये डिस्क स्फीयर से तो छोटा है, यानी कि ये रेडियस पता होना चाहिए। अब ये हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हमें स्फीयर का रेडियस पता है कि स्फीयर की टोटल रेडियस कैपिटल आर है, और ये डिस्क सेंटर से वाई डिस्टेंस ऊपर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाई स्क्वायर ऑफ रेडियस और इनटू हाइट, सिलेंडर का फॉर्मूला लगा रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच, बट हाइट इसकी dy है, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्क। और वॉल्यूम ऑफ डिस्क कैलकुलेट किया है क्योंकि मुझे इसका मास कैलकुलेट करना है। तो और सॉलिड बॉडीज के मासेस वॉल्यूम से निकाले जाते हैं, तो मास ऑफ डिस्क निकालने के लिए हम टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा डिस्क था उसका वॉल्यूम कितना कंट्रीब्यूट हुआ है, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। ये हमने डिस्क का मास निकाला। डिस्क के मास निकालने के बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं डिस्क का, जिसको कि मैं dy लिखता हूं। और अब डिस्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्क का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले जो डिराइव किया था, फॉर्मूला ऑफ डिस्क अगर अभी याद हो आपको, नहीं तो फिर एक बार दिखा देते हैं। डिस्क का जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो था 1/2 उस डिस्क का मास और उसके रेडियस का स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर। तो हम यहाँ पर डिस्क वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ मास ऑफ डिस्क, उसमें से पाई ही कैंसिल होगा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा उसमें से, तो 3m डिवाइडेड बाय
4r³ यहाँ पर r² माइनस y² इंटू dy हाफ इंटू मास, और डिस्क की रेडियस का स्क्वायर, डिस्क की रेडियस स्मॉल r है उसका स्क्वायर, कैपिटल R² माइनस y²। और आखिरी में लास्ट स्टेप में इसको भी इंटीग्रेट भी करना है, तो 3m नीचे 8r³ बाहर है, इंटीग्रेशन के अंदर बचा मेरे लिए r² माइनस y² का होल स्क्वायर, यानी कि r⁴ प्लस y⁴ माइनस 2r² y² इनसाइड इंटीग्रेशन इंटू dy। और अब इसमें y के लिमिट्स, तो सेंटर से आप मैक्सिमम r डिस्टेंस ऊपर जा सकते हो और सेंटर से r डिस्टेंस नीचे भी जाना पड़ेगा। हमें सारी डिस्क को कवर करना है तो सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा और सेंटर से r डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा, यानी लिमिट रखनी पड़ेगी -r से +r की। इसको भी हम इंटीग्रेशन में नहीं जाएंगे, फिर वो एक अच्छी खासी मैथ हो जाएगी, बट इसका आंसर बता देंगे 2/5 कैपिटल M इंटू r²। लेकिन मैं तुम लोगों से ये कहूंगा जरूर कि ट्राई जरूर करना, अगर अपने आप मैथ्स का कर सकते हो तो 2/5 mr² बन जाएगा। ये एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। ठीक है बच्चे लोग, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, स्फीयर वगैरह के डेरिवेशन टफ है, पहले बता दूं आपको, क्योंकि ये एक तो मैथ और एलिमेंट का कंसेप्ट लगाना, मतलब ये विजुअलाइज करना है क्लास 11th के अर्ली स्टेजेस में पॉसिबल नहीं होता। और सर सभी ये प्लीज एक बार ये बता दीजिए कि मास ऑफ डिस्क कैसे आता है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। मास ऑफ डिस्क निकालने के लिए हमने यूनिटरी मेथड्स का सहारा लिया है कि हमने टोटल वॉल्यूम का मास अगर कैपिटल M है तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, मतलब हमने क्या किया है ये निकाला है। देखो मतलब मास ऑफ डिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया है, मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब एक तरीके से मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी कह सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी, और इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्क। किसी सॉलिड बॉडी का मास तो ऐसे निकालते हैं ना यार, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। यस सर। तो यही कंसेप्ट लगाया मैंने भाई, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम करके मैंने क्या निकाला, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकाल दी, टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके डेंसिटी। डेंसिटी, और डेंसिटी को डिस्क के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो ये मालूम चल जाएगा कि डिस्क में कितना मास है ना बच्चा। भाई मान लो 6 किलोग्राम का स्फीयर है, तो इसमें से जो डिस्क निकलेगा ये थोड़ी 6 किलोग्राम का होगा, ये तो 6 से काफी कम होगा ना। सारी डिस्क मिल करके 6 किलोग्राम की है, तो एक डिस्क तो कुछ कम मास की होगी। तो वो कैसे पता चलेगी कि वो डिस्क जो आपने बाहर पुल आउट की है वो कितने मास की है, तो वो तो हम उस डिस्क का वॉल्यूम और स्फीयर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। हाँ यस सर, समझ में आ गया सर। ठीक है जी, बाकी थोड़ा मैथ लग रही है तो मैं बोलूंगा आप चाहो तो याद करो, इंटरेस्ट के ऊपर है तुम्हारे भाई। मतलब हालांकि जेई वाले लोग इसको समझते हैं, जिनका टारगेट एक्चुअल में जेई है वो इसको करते हैं, सॉल्व डेरिवेशंस करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू जी, बाकी बाद में करेंगे। नहीं बाकी कुछ क्वेश्चंस को फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर वो ओवरडोज हो जाएगी। इतना रिवाइज कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सर अभी और कितनी डेरिवेशन